आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति और समाजीकरण की। अक्सर जब हम कल्चर या संस्कृति सुनते हैं ना, तो मन में कला, संगीत या शायद रिवाजों की तस्वीर बनती है। लेकिन समाजशास्त्र में इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं समाज हमें कैसे गढ़ता है। बिल्कुल। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो संस्कृति एक तरह का समाज में जीने का नक्शा है। ये वो साझा समझ है, वो मूल्य हैं, वो तौर तरीके हैं जो हम एक दूसरे के साथ रहकर सीखते हैं। और यही हमें गाइड करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे पेश आना है। हाँ, मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं, बल्कि जीने का पूरा तरीका। बिल्कुल। तो चलिए इस जरूरी पर अक्सर अनदेखे से नक्शे को और इसे पढ़ना सीखने की प्रक्रिया यानी समाजीकरण को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, समाजशास्त्री संस्कृति को सिर्फ फाइन आर्ट्स तक सीमित नहीं रखते। एडवर्ड टाइलर जैसे जो शुरुआती विचारक थे, उन्होंने इसे बहुत बड़े कैनवस पर देखा। ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और वो सभी आदतें और क्षमताएं जो हम समाज का मेंबर होने के नाते सीखते हैं, सब कुछ इसमें शामिल है। ओ मतलब हमारे सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने का लगभग हर पहलू। और ये स्थिर तो नहीं होती होगी, है ना? स्रोत बताते हैं कि संस्कृतियां बदलती रहती हैं हमेशा। हाँ हाँ, बिल्कुल। पत्थर की लकीर नहीं है। संस्कृतियां बहुत डायनामिक होती हैं। चीजें जुड़ती हैं, घटती हैं, बदलती रहती हैं। और इसे बेहतर समझने के लिए समाजशास्त्री इसके 3 मुख्य आयाम या पहलू बताते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। मतलब हम अपने आसपास की दुनिया की जानकारी को कैसे समझते हैं, कैसे उसे अर्थ देते हैं। जैसे फोन की रिंगटोन सुनकर पहचान लेना कि ये फोन बज रहा है, ये संज्ञानात्मक है। ठीक है, यानी दुनिया को समझने का हमारा मानसिक ढांचा। और दूसरा पहलू? हाँ, दूसरा अहम है नॉर्मेटिव। ये जुड़ा है व्यवहार के नियमों से, समाज के क्या करें और क्या न करें। इसमें वो नियम भी हैं जो कहीं लिखे नहीं होते, जैसे सामान्य शिष्टाचार, लोक रीतियां और कुछ ज्यादा गंभीर नैतिक नियम भी जिन्हें रूढ़ियां कहते हैं। और फिर जाहिर है लिखित कानून भी हैं। अच्छा, जैसे किसी से नमस्ते करना शायद लोकरीति हुई, हम्म, और किसी की चिट्ठी बिना पूछे ना खोलना वो एक नैतिक रूढ़ी, और चोरी करना तो सीधा कानून तोड़ना हो गया। बिल्कुल सही समझा। ये हमें समझने में मदद करता है कि नियम कितने अलग-अलग स्तर के होते हैं। और तीसरा आयाम? तीसरा है भौतिक, मटीरियल पहलू। इसमें वो सब चीजें आती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे हमारे औजार, हमारी टेक्नोलॉजी, घर, कपड़े, गाड़ियाँ, आजकल के स्मार्टफोन या खेती के नए उपकरण। ये सब भौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं। हाँ, और यहीं पर वो कल्चरल ऐड वाली बात आती है ना? जो स्रोतों में बताई गई है कि कभी-कभी भौतिक चीजें जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल जाती हैं, लेकिन हमारे मूल्य, हमारे नियम यानी गैर भौतिक संस्कृति उतनी तेजी से नहीं बदल पाते। हाँ बिल्कुल, इसे सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चर लैग कहते हैं। और इससे समाज में तनाव भी पैदा हो सकता है जब हमारी तकनीक और हमारे सामाजिक नियम सिंक में नहीं होते। अब आते हैं समाजीकरण पर। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक छोटा बच्चा जो पैदा होने पर बिल्कुल असहाय होता है, वो धीरे धीरे एक आत्म जागरूक, जानकार व्यक्ति बनता है, जिसे अपनी संस्कृति के तौर तरीके पता होते हैं। और ये सिर्फ बचपन में नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि बचपन की चीज है, पर स्रोत कहते हैं कि जीवन भर चलता है। बिल्कुल सही। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, बचपन में जो होता है परिवार में, वो है प्राथमिक समाजीकरण, वो नींव है। लेकिन उसके बाद स्कूल, दोस्त, फिर काम की जगह, मीडिया, इन सब के जरिए द्वितीयक समाजीकरण पूरी जिंदगी चलता रहता है। हम नई भूमिकाएं सीखते हैं, नए माहौल में ढलते हैं। स्रोतों में वो मिदनापुर के भेड़िया बच्चों का जिक्र है जिन्हें जानवरों ने पाला था, और समाजीकरण के बिना वो इंसानों जैसा व्यवहार सीख ही नहीं पा रहे। ये तो बड़ा मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला उदाहरण है। हाँ, वो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन सामाजीकरण की अहमियत दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारा इंसान बनना कितना ज्यादा सीखने पर निर्भर करता है। इसके कई माध्यम होते हैं। परिवार तो है ही सबसे पहला, फिर आते हैं साथी समूह या पीयर ग्रुप्स। हम उम्र दोस्तों से हम बहुत कुछ सीखते हैं बराबरी के रिश्ते में। स्कूल भी बहुत अहम है। वहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलता, एक छुपा हुआ पाठ्यक्रम भी होता है। अनुशासन, समय का पालन, नियमों का सम्मान, ये सब भी सीखते हैं। और आजकल तो जनसंचार माध्यम यानी मास मीडिया और डिजिटल दुनिया का असर बहुत ही ज्यादा है। हम्म
और जब इतनी अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो एथनोसेंट्रिज्म वाली बात भी उठती है, यानी अपनी संस्कृति को ही सबसे अच्छा मानना और दूसरों को अपने ही पैमाने से आंकना। हाँ, ये बहुत आम है। अपनी चीज सबको अच्छी लगती है। स्रोत में मैकाले का उदाहरण दिया है, जो चाहते थे कि भारतीय रंग रूप में तो भारतीय रहें, पर सोच, पसंद, नैतिकता में अंग्रेज बन जाएं। ये क्लासिक एथनोसेंट्रिज्म है। और इसका उल्टा है कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो दूसरी संस्कृतियों की भिन्नता को, उनकी अलग पहचान को महत्व देता है, उसे सराहता है। जैसे अंग्रेजी भाषा ने दुनिया भर से शब्द अपना लिए हैं, या हमारी हिंदी फिल्मों का संगीत जिसमें वेस्टर्न पॉप भी है और भारतीय लोक संगीत भी। हाँ, ये विविधता को अपनाने वाला नजरिया है। इसे एक मजबूती की तरह देखता है, खतरे की तरह नहीं। तो अगर हम समेटें तो संस्कृति वो अदृश्य फ्रेमवर्क है जो हमारे जीवन को गाइड करता है, और समाजीकरण वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम उस फ्रेमवर्क में जीना सीखते हैं। ये हमें समाज से जोड़ती हैं। हाँ, लेकिन एक और दिलचस्प बात है, समाजीकरण हमें सिर्फ नियम मानना नहीं सिखाता। यही प्रक्रिया हमें अपनी एक अलग पहचान, अपनी सोच और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की क्षमता भी देती है। हम समाज के बनाए हुए जरूर हैं, पर उसकी कार्बन कॉपी नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। संस्कृति हमें बनाती है, पर हम भी तो उसे लगातार बदल रहे हैं, जाने अनजाने। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां इतनी सारी उपसंस्कृतियां हैं और डिजिटल मीडिया हमें लगातार नई चीजों से जोड़ रहा है, हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान कैसे बन रही है? क्या वो और जटिल हो रही है या शायद ज्यादा ग्लोबल? इस पर जरूर सोचिएगा।